आज हम अपना मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे। आपने कल सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन का मतलब सीखा, ठीक है। अब हम 3 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे +1 के अंदर, AP, GP, HP। तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट करते हैं AP। AP का मतलब होता है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको क्लियर करेंगे। एपी का क्या मतलब है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारा एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस या कोई सीरीज एपी में कब होती है, मतलब कोई भी प्रोग्रेशन आपका एपी में कब बोला जाता है? एनी प्रोग्रेशन या एनी सीक्वेंस is said to be in AP, ठीक है। said to be an AP, किसी भी प्रोग्रेशन को क्या कहा जाएगा? AP कहा जाएगा if each term of the progression is obtained by adding a constant number to the previous term, ठीक है। that constant number is known as the common difference of AP, is known as the common difference of an arithmetic progression. This is the definition of AP। मैंने क्या कहा है कि किसी भी सीक्वेंस को या किसी प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होती है जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है। तो किसी भी प्रोग्रेशन को AP कहा जाएगा अगर उस सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की हर टर्म क्या मिले? एक कांस्टेंट नंबर पिछली टर्म में ऐड करने से मिले, एंड दैट कांस्टेंट नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर की लिखी हुई प्रोग्रेशन या सीक्वेंस को आप एपी तब बोलेंगे जब उस सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की हर टर्म अपनी से पिछली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रही हो। मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखता हूं 2 5 8 11 14, ठीक है, उसके बाद 17। तो देखिएगा बेटा ये नंबर का एक सीक्वेंस है जो एक ऑर्डर्ड मैनर में लिखा है, ठीक है। क्या मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकता हूं? कब बोल सकता हूं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जब इस सीक्वेंस के अंदर लिखे हुए जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में हर नेक्स्ट नंबर अपने से पिछले नंबर में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रहा हो। मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसकी ईच टर्म अपनी से पिछली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलती है। मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं जिसकी हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से हमें मिल रही है। देखिएगा इसकी जो सेकंड टर्म है वो 3 ऐड करने से मिलती है, इसकी थर्ड टर्म है वो भी 3 ऐड करने से मिलती है, इसकी फोर्थ टर्म भी बेटा 3 ऐड करने से मिलती है, फिफ्थ टर्म भी 3 ऐड करने से मिलती है और सिक्स्थ टर्म भी 3 ऐड करने से मिलती है। तो अगर किसी प्रोग्रेशन की हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रही हो, मतलब हर टर्म किसको ऐड करने से मिल रही है? 3 को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकेंड टर्म तो 3 ऐड करने से मिल रही हो और थर्ड टर्म आपकी 4 ऐड करने से मिल रही हो, नहीं, फिर वो एपी नहीं होगी। जिस सीक्वेंस की या जिस प्रोग्रेशन की हर टर्म क्या मिले? एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिले, दैट सीक्वेंस और ए प्रोग्रेशन इज नोन एज द एपी, ठीक है। अब दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कौन होता है बेटा? वो कांस्टेंट नंबर जिसको ऐड करने से इस सीक्वेंस की हर टर्म हमें मिलती है, दैट कांस्टेंट नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एपी। एपी इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या ए सीक्वेंस विच इज
in which each term is obtained by adding a constant number to the previous term, या यूं कहो एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से हमें मिलती हो, ठीक है, उस सीक्वेंस को या प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। समझ में आ गई? अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं, एक ऐसा प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जिसका हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलता है उसको एपी कहा जाता है, ठीक है। जिस कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से उस सीक्वेंस का हर टर्म मिल रहा है उस कांस्टेंट नंबर को एपी का कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इस बात को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर टर्म क्या मिले, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिले, ठीक है, उसको एपी कहते हैं। जैसे ये जो आपकी सीक्वेंस है इसका हर टर्म क्या ऐड करने से मिल रहा है, +3 करने से मिल रहा है, तो दिस +3 इज द कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज एन एपी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं इसको मैथमेटिक कैलकुलेट करता हूं तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस है उसकी कोई भी टीएन या कोई भी टर्म जिसको मैं टीएन से रिप्रेजेंट करता हूं किससे मिलती है, अपनी से पिछली टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर डी ऐड करने से मिलती है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ, या दिस इज द डेफिनेशन इन द मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस हुज एनी टर्म टीएन इज ऑब्टेन्ड बाय ए कांस्टेंट नंबर एडिंग ए कांस्टेंट नंबर डी टू इट्स प्रीवियस टर्म tn-1। ये क्या कहती है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कोई भी पर्टिकुलर टर्म टीएन किससे मिलती है, उससे पिछली टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर डी ऐड करने से मिलती हो। तो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द एपी। ये आपकी जो स्टेटमेंट है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कोई भी टर्म टीएन अपनी से पिछली टर्म tn-1 में क्या करने से मिल रही हो, एक कांस्टेंट नंबर डी ऐड करने से मिल रही हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपने डेफिनेशन लिखी है। टीएन का मतलब एनी एनथ टर्म, एनथ टर्म कौन सी भी हो सकती है, पांचवी तीसरी, ठीक है। ये कौन सी है बेटा, n-1th टर्म, और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अगर मैं n की जगह क्या लिखता हूं, 1 लिखता हूं, ये आपके पास n की जगह 1 लिखोगे तो यहाँ तो d 0 तो कोई टर्म ही नहीं होती। अगर मैं t1 को 1 मान लेता हूं, अगर किसी सीक्वेंस की, ठीक है, देखो पहली टर्म तो कुछ भी ऐड करने से नहीं मिलती, ठीक है, तो t1 को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म। तो यहां से t2 कितनी आएगी बेटा, t2 कितना आएगा, t2 - 1 + d, तो दैट इज t1 + d, बेटा कितना आएगा सेकेंड टर्म, a + d। तो जिस AP का फर्स्ट टर्म A होगा, इस इक्वेशन से उसका T2 सेकेंड टर्म कितना आता है, A + D। अब थर्ड टर्म कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, 3 - 1 + D, जहां भी n है इस इक्वेशन में वहां 3 रख दो, तो T2 + D, दैट इज T2 कितना है, A + D, T2 A + D है, + D, तो कितना आ जाएगा बेटा, A + 2D। अगर मैं यहां से T3 की जगह T4 कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर n की जगह 4 रखोगे तो 4 - 1 T3 + D, तो T3 + D कितना आ जाएगा, T3 ना, मतलब यहाँ तो ये लिख लो आप 4 - 1, समझ आ जाएगा आपको, T3 + D, T3 कौन है, A + 2D, तो उसमें D ऐड हो रहा है आखिर में, तो A + 3D। तो जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म A है उसका अगला टर्म क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर D ऐड करने से अगर हर टर्म मिलती हो तो A + D, उससे अगला क्या आ रहा है, A + 2D, उससे अगला क्या आ रहा है, A + 3D। अगर ऐसे चलता जाएगा बेटा तो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, tn-1 + D, तो tn-1 के अंदर आप D ऐड करेंगे तो आपको जो nth टर्म मिलेगा, ठीक है, वो A + n-1 × D मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D के कोरस्पोंडिंग ये हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन AP होती है, A + D, A + 2D, A + 3D अप टू A + n-1 × D। ये इस AP की क्या है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है Tn, ठीक है। जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है इसी से हम क्या करते हैं, हमारी AP को कैलकुलेट करते हैं विद द कॉमन डिफरेंस D एंड द फर्स्ट टर्म
ए। तो इतना पार्ट मैंने आपको बताया है कि एपी क्या होती है, एक ऐसा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जिसकी हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलती हो, उसको एपी कहते हैं। एंड दैट कांस्टेंट नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूं तो एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसकी कोई भी nth टर्म अपनी से पिछली टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर डी ऐड करने से मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ए मानता हूं किसी सीक्वेंस की, तो सेकंड टर्म यहां से क्या आएगी, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आएगी कॉमन डिफरेंस डी पर, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या आएगी, ए प्लस 3d। ऐसे चलता जाएगा तो nth टर्म क्या आएगी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द जर्नल एपी विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ये हमारे पास एपी की एक डेफिनेशन होती है और जो हमने लिखी है लास्ट में एपी हमारी जर्नल एपी है। तो आपको ये पता हो कि जो आपका लिखा हुआ सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, ये आपको चेक करना है और उसके बाद जर्नल एपी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो मैंने जो इक्वेशन लिखी है बेटा, टी एन एनी ट्रम टी एन इज ऑब्टेन्ड बाई adding a constant number d to the previous term tn minus 1. This is the equation of AP. यही होती है ना बेटा। ठीक है, कि AP क्या है, जिसके अंदर कोई भी टर्म अपने से पिछली के अंदर एक कांस्टेंट टर्म ऐड करने से मिले, उसको AP कहते हैं। ये उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पर क्या AP कैलकुलेट की है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म जिसको कहते हैं आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो आपके पास लिखी है आपने, ये हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है जिसको हम जर्नल एपी कहते हैं। इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d के कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा गया है। ठीक है, इसकी जो nth टर्म है tn, ये कौन है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन है, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस जर्नल एपी। इसको क्या कहा जाता है, nth टर्म भी कहते हैं, इसको एपी का nth टर्म भी कहते हैं, इसको एपी का जर्नल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एपी का हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, आइदर यू से nth टर्म और यू से जर्नल टर्म और यू कैन से लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, nth टर्म किसके अकॉर्डिंग है, ये क्या नाम है, जो आपने काउंटिंग है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अकॉर्डिंग है nth टर्म है। उसकी जर्नल टर्म का क्या मतलब, क्योंकि ये जर्नल टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर n की जगह अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको इस एपी की अलग अलग पोजीशन की टर्म बताता जाएगा। कैसे, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो ये क्या बताएगा t1, अगर n की जगह इसमें 2 रखता हूं तो ये क्या बताएगा t2, a प्लस डी। 2 रख के देख लो, 2 माइनस 1 1d, तो a प्लस 2 माइनस 1d क्या आएगा, a प्लस डी। तो ये सेकंड टर्म बता रहा है, n की वैल्यू 3 पर ये थर्ड टर्म बता रहा है, n की जगह 4 रखने पर ये फोर्थ टर्म बताएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसे सीक्वेंस का जर्नल टर्म, क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है n के अलग अलग वैल्यू पर। लास्ट टर्म इस एपी के अंदर या इस सीक्वेंस के अंदर इसकी सबसे आखिर की पोजीशन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है। तो आपने जर्नल एपी याद रखनी है, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब यहां से ये जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है एपी का, अगर मैं tn माइनस 1 को इधर लाता हूं तो tn में से tn माइनस 1 जाएगा तो क्या बचेगा, d। आपने ये याद रखना है कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, अगर कैलकुलेट करना है आपको एपी में कॉमन डिफरेंस, तो कैसे कैलकुलेट होगा, किसी भी टर्म tn के अंदर से उससे पिछले टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो यू सब्ट्रैक्ट द tn फ्रॉम यू सब्ट्रैक्ट द tn माइनस 1 फ्रॉम एनी टर्म tn, मतलब 5वीं टर्म में से 4th टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी nth टर्म में से उससे पिछली टर्म उसकी सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो उसकी थर्ड टर्म में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, उसकी 7वीं टर्म में से छठी सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एक एपी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी nth टर्म में से उसकी n-1 टर्म की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने जर्नल एपी का मतलब एपी का पैटर्न बता दिया कि एपी क्या होती है, जर्नल एपी क्या होती है, उसका nth टर्म या जर्नल टर्म या जिसको लास्ट टर्म कहते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा है आज कि एपी क्या है और जर्नल एपी का सीक्वेंस क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट इसकी क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
इसको कई बार एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल भी लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को, इसको टी एन भी लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को, और इसको स्मॉल ए एन भी कहा जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को। रिमेंबर इट, इसको 3 सिंबल से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एनएट टर्म को। आप एल भी लिख सकते हो, आप टी एन भी लिख सकते हो, और आप स्मॉल ए एन भी लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारी क्या है, जर्नल एपी है विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब यहां पर एक आपके पास nth टर्म का एक्सप्रेशन आपने सीखा है कि एक जर्नल एपी की nth टर्म या जर्नल टर्म का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, ठीक है ना। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आपको टीएन दिया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो टीएन है ये इस पूरी एपी को रिप्रेजेंट करता है जो कांस्टेंट नंबर डी को ऐड करने से मिलती है, ठीक है। आप बताइएगा टीएन का क्या काम है। देखो बेटा, टीएन के 2 काम हैं, मैं दोनों बताऊंगा यहां पर कि आप जो टीएन nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना एपी के अंदर, ठीक है, इसके 2 काम हैं। ये क्या करता है, अगर आपको किसी एपी के अंदर, ठीक है, कोई वैल्यू आती है और वो वैल्यू आपको बता दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि इस एपी सीक्वेंस के अंदर ये वैल्यू आएगी, आप ये बता दो कि ये वैल्यू किस पोजीशन पर आएगी, तो आपने कभी भी किसी एपी सीक्वेंस में किसी जगह लिखी वैल्यू की पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो वैल्यू टीएन की जगह रखनी है। उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एन उस वैल्यू की पोजीशन बता देगा। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो मैं प्रैक्टिकली इस बात को समझाता हूं, आपने इसके काम सीखने हैं कि ये क्या करता है। जैसे 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, ठीक है। मान लीजिए मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं एक 21 वैल्यू है, हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यू की पोजीशन बताता है कि नहीं बताता। इसके अंदर 21 आता है, मैं 21 की पोजीशन निकाल के दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे को ना पता होता ये 21 किस पोजीशन पे है इस एपी में, तो इसकी पोजीशन इसकी मदद से कैसे कैलकुलेट होगी। आप टीएन की जगह इस फॉर्मूले में कितना रख दो, जिस नंबर का आप पोजीशन निकालना चाहते हो कि ये वैल्यू इस एपी की कौन सी टर्म है, मतलब ये वैल्यू इस एपी की किस पोजीशन पर है। अगर आपको किसी वैल्यू का पोजीशन निकालना है, वो वैल्यू अगर एपी में आएगी तभी उसकी पोजीशन आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 21 आता है, मुझे नहीं पता ये 21 किस पोजीशन पे है, मतलब कौन सी टर्म है इस एपी में, तो मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन या कौन सी टर्म है ये निकालने के लिए टीएन की जगह इस 21 को रखूंगा। ए और डी आपको पता होना चाहिए, ए कितना है 2, और डी कैसे पता करोगे, किसी भी अगली टर्म में से पिछली को सब्ट्रैक्ट करो 3, ठीक है। एन माइनस वन, डी कितना है 3। आपने जिस वैल्यू की पोजीशन निकालनी है वो टीएन की जगह लिखनी है, ए की जगह ये लिखना है एन माइनस वन, डी की जगह डी लिखना है और एन निकाल दो आप। 2 + 3n - 3 तो कितना आएगा 21 = 3n - 1, ये बेटा इधर आ जाएगा 1। 22 = आएगा ये, नहीं बेटा गड़बड़ हो गई, यहाँ पर कितना आएगा 20, ठीक है ना। तो ये आपके पास 20 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 21, 3n, तो n कितना आ जाएगा 7। देख लो आप, देखो मैंने इस सीक्वेंस के अंदर 20 आता है, 20 की पोजीशन निकालनी चाहिए, तो 20 को tn की जगह लिखा, n ने उसकी पोजीशन बता दी। कौन सी टर्म है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। किस पोजीशन पे है इस एपी में 27th पोजीशन पे है। तो यहां तो आपको दिख रहा है, तभी हमने इसको विजुअलाइज करके देखा है। अगर आपको ये बताएगा कि इस एपी के अंदर 450 आता है, बताओ किस पोजीशन पे आएगा 450, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म है 450, तो आपने 450 टीएन की जगह लिखना है, एन आपको इस फॉर्मूले से उस 450 की क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। तो पहला काम इसका ये है, इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी and you want to calculate the position of any number occurring in that AP, then you put that number in the place of Tn. After that you calculate the value of n, that value of n determine you the position of that number which is placed at the Tn. ये बात आपको क्लियर कर देनी है कि अगर आपको वैल्यू पता है तो ये क्या बता देगा, आप उस वैल्यू को Tn की जगह लिखो, आपको अपनी AP का ये डी पता होना चाहिए, तो आपको क्या बताएगा n, उसकी पोजीशन बताएगा। नेक्स्ट, इसका दूसरा काम क्या है कि अगर मेरे को पोजीशन पता है और पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए 2 + 4 6
प्लस 4, 10 प्लस 4, 14 प्लस 4, 18, ऐसे चल रहा है। ठीक है, मेरे को इस एपी की 10वीं पोजीशन पर क्या वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकालनी है। नाउ वी नो द पोजीशन, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू एट दैट पोजीशन। इफ यू नो द पोजीशन and want to calculate the value at that position, then you must know the first term and the common difference of the AP। वैल्यू पता है, वैल्यू की पोजीशन निकालनी है। वैल्यू को TN की जगह लिखो, लेकिन आपको AP का A और D पता होना चाहिए। N बताएगा पोजीशन। अगर आपको वैल्यू पता है, पोजीशन निकालनी है, तो वैल्यू TN की जगह लिखनी है, A और D AP का पता होना चाहिए, N बता देगा पोजीशन। ठीक है, और अगर आपको पोजीशन पता है तो वैल्यू निकालनी है, तो आपको AP का A और D पता होना चाहिए। आपने उस पोजीशन को N की जगह रखना है, TN उस पोजीशन की वैल्यू बताएगा। देखो कैसे, मैं इस AP की 10th पोजीशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मतलब इस AP की 10वीं टर्म निकालना चाहता हूं, तो 10th टर्म कैसे आएगी TN से? आप जहां भी TN में N है वहां पर क्या लिख दो, 10 लिख दो विद द A एंड D। जहां भी TN में N है वहां पर A लिख दो। D कितना है इसका? किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। ये क्या कर दिया बेटा मैंने? 6। ठीक है, तो कितना आएगा इसका D? 4 है ना। अब देखो ये कितना हो गया, T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 4, तो T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 38। ठीक है, नाउ वी नो द पोजीशन, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू एट दैट पोजीशन, देन पुट योर पोजीशन इन प्लेस ऑफ N in the formula of Tn। if you know the A and D, then Tn calculate the value at that position। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5th टर्म क्या आएगी? 20, 18 प्लस 4, 22, 26, ठीक है ना, 30, 34, 38। आप चेक कर लो आपकी 10th पोजीशन की वैल्यू कितनी आई है? 38। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज द 10th टर्म। ठीक है, तो ये दो काम करता है। इफ यू नो द वैल्यू देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एट दैट पोजीशन बाय पुटिंग दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ Tn। अगर आपको वैल्यू पता है, आपको ये पता करना है कि ये वैल्यू इस AP की कौन सी टर्म है, मतलब कौन सी पोजीशन पे है, तो आपने Tn की जगह वैल्यू रखनी है, N पोजीशन बताएगा। और अगर आपको क्या पता है, क्या नाम है, पोजीशन पता है, पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब कोई टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने N की जगह वो टर्म रखनी है। आफ्टर पुटिंग A and D यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एट द ऑफ दैट टर्म और एट दैट पोजीशन। तो ये हमारे दो काम होते हैं। हमारा जो Tn हम लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D का। ठीक है, अब देखो, अगर वो आपसे कहता है इफ 3 नंबर्स A, B एंड C आर इन AP, अगर 3 नंबर किस में बोले जाते हैं? AP में बोले जाते हैं। कभी भी आपको 3 नंबर किस में दिए जाते हैं? AP में। दिस इंप्लाइज दैट अगर 3 नंबर AP में है तो बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? थर्ड माइनस सेकंड के डिफरेंस के इक्वल। क्योंकि अगर 3 नंबर AP में है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से अगर हर टर्म मिलती है AP की, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस AP में हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब B माइनस A उतना ही होगा जितना C माइनस B होगा। तो अब यहाँ से अगर मैं B को इधर लाता हूँ तो B प्लस B, A को उधर ले जाता हूँ तो A प्लस C। इसका मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब अगर 3 नंबर AP में है तो सेकंड का डबल फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के इक्वल होगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। इफ A, B, C, D आर इन AP, अगर 4 नंबर AP में है, ठीक है ना, 4 नंबर अगर आपको AP में दिए हैं तो क्या होगा बेटा? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू D माइनस C। ठीक है ना, ये आपके पास कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ गई? अब तुम एक बात बताओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। AP में क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये आपने 3 का याद रखना है कि 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के इक्वल होगा। अब मान लीजिए मैं कोई AP लिखता हूँ। AP में खासियत होती है, ऐसा लिखा आपने 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक लिखो आप। ठीक है, क्या होता है AP के अंदर?
जितनी भी आपने टर्म लिखी है अगर वो एपी में है तो देखो बिगिनिंग से फर्स्ट और एंडिंग से फर्स्ट दोनों का सम करो, कितना आता है 19। बिगिनिंग से सेकंड और एंडिंग से सेकंड दोनों का सम करो, कितना आता है 19। बिगिनिंग से थर्ड और एंडिंग से थर्ड कितना आता है 19। ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा कि एपी के अंदर दो टर्म का सम विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग इज ऑलवेज सेम। मतलब अगर आपको एक एपी लिखी है, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंडिंग से फर्स्ट टर्म का एडिशन करो, उतना ही आएगा जितना स्टार्टिंग से सेकंड और एंडिंग से सेकंड का आएगा, एंडिंग स्टार्टिंग से थर्ड और एंडिंग से थर्ड का आएगा। यही पैटर्न 19 आता रहेगा। अब यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म क्या है इवन, तो ये आपके पास दो दो के क्या बन गए, पेयर बन गए। अगर मैं लिखता हूं 2 5 8 11 14 17 एंड कितना 20, लिख दिया। कितने टर्म हो गई 1 2 3 4 6 7। अब ओड टर्म लिखी है मैंने, तो 2 + 20 कितना आ रहा है बेटा 22। 5 मतलब स्टार्टिंग से सेकंड और एंड से सेकंड, इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है 22। स्टार्टिंग से थर्ड और एंडिंग से थर्ड कितना आ रहा है 22। अब देखो अगर इवन थी तो ये आपके पास स्टार्टिंग और एंड से सेम पोजीशन की टर्म की वैल्यू का जोड़ सेम आता है, लेकिन अगर ये ओड है तो बीच में क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा एक नंबर, तो वो किसके इक्वल होगा, उस बीच वाले नंबर के डबल के इक्वल। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म है तो सारे पेयर नहीं बनेंगे, बीच में एक बचेगा तो उस बचे हुए के डबल के इक्वल आएगा उन नंबर ऑफ टर्म का सम जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंडिंग है। तो एपी के अंदर ये खासियत होती है कि एपी के अंदर ऐसी दो टर्म का सम विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग इज ऑलवेज सेम। ठीक है, ऐसी दो टर्म का सम एपी में हमेशा सेम रहता है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। आप इस कंसेप्ट को याद रखना कि एपी के अंदर सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब जैसे अगर ये आपका एपी है A1 A2 A3 A4 अप टू कहाँ तक AN-1 अप टू AN, ये अगर आपकी एन टर्म है एपी के अंदर तो क्या होगा बेटा A1 + AN का जितना सम होगा उतना ही A2 + AN-1 का होगा, उतना ही इन दोनों का सम, उतना ही A3 + AN-2 का होगा। मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट बिगिनिंग से फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड बिगिनिंग से सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड और बिगिनिंग से स्टार्टिंग से थर्ड और एंडिंग से थर्ड, एंडिंग से थर्ड क्या आएगी AN-2। ये सारे क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, A1 + AN, A2 + AN-1, A3 + AN-3, A4 + AN-3। ठीक है, ये सारे सम क्या आएंगे बेटा कांस्टेंट आएंगे। मतलब ये जो आपके पास एपी होती है, एपी के अंदर ऐसी दो टर्म का सम विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। ठीक है, ये सारे पेयर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आपने इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। और अगर 3 नंबर एपी में है तो मैंने आपको बता दिया बीच वाले नंबर का जो डबल है वो फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के इक्वल होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है तो बीच में एक बच जाएगा, तो अगर एक बच जाएगा तो उसके किसके इक्वल लिखोगे आप, डबल के इक्वल लिखोगे। मतलब अगर 5 नंबर है ABCDE, दीज 5 नंबर्स आर इन एपी, अगर ये 5 नंबर एपी में है तो अगर ये 5 नंबर एपी में है तो क्या होगा A + E का सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, B + D का सम किसके इक्वल होगा, अब एक बच गया ना तो 2 टाइम्स ऑफ C के इक्वल होगा। याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, अगर 7 टर्म्स हैं A B C D E F G 7 है ना, तो क्या होगा A + G का सम इक्वल होगा B + F इक्वल C + E, D बच गया तो 2 टाइम्स ऑफ D। अगर बीच में कुछ नहीं बचता तो ये सारे पेयर इक्वल होते हैं। तो ये क्या होनी चाहिए एपी में होनी चाहिए बेटा, ये इस बात को ध्यान रखना, तभी ये कंडीशन आपकी जस्टिफाई होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया है, जो एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाया है कि जो टीएन है और या एपी की जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या होते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
वो आपसे क्या कहता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -22। देखो मैं ये बता देता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, शो दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड द जर्नल टर्म 7 2 -3, ठीक है, ये लिखा है। फाइंड इट्स जर्नल टर्म -3 -8, शो दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी एंड फाइंड इट्स जर्नल टर्म। ये आपकी जो 9.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की बुक की एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस ऑफ सीरीज चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिएगा क्या कहता है वो, आप ये शो करो कि ये एक एपी है और इसकी उसके बाद अगर ये एपी है तो इसकी जर्नल टर्म कैलकुलेट करो। जर्नल टर्म का मतलब टीएन कैलकुलेट करो। तो टीएन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो बताओ क्या ये एपी है, ये कैसे शो करेंगे आप। हम मान लेंगे 7a1 है, फर्स्ट टर्म है, a2 से 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, a3 से -3 को और a4 से -d को, ठीक है ना। तो देखो जो हमारे पास a2 a1 है वो क्या आता है 2 - 7 दैट इज इक्वल टू -5, और a3 a2 है, ठीक है ना, वो कैसे आता है a3 a2 दैट इज -5, a4 a3 कितना आता है -8 -3 तो +5, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हेयर द डिफरेंस ऑफ टू कंजुकेटिव टर्म्स, here the difference of two consecutive terms is a constant, यही सेम, so it is an AP। तो इसका मतलब ये जो नंबर का लिखा हुआ सीक्वेंस है ये क्या है बेटा, AP है। चाहे आप यूं कह लो कि एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका हर टर्म पिछली टर्म में क्या करने से आता है, क्या करने से आता है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से आता है। और वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा बताओ, साथ में क्या ऐड करें तो 2 आएगा -5, 2 में क्या ऐड करें कि -3 आएगा -5, -3 में क्या ऐड करेंगे कि -8 आएगा -5। तो वो कांस्टेंट नंबर जो ऐड करने से इस सीक्वेंस की हर टर्म मिलती है वो कौन है, -5। चाहे तो आप यूं कह लिया करो, एपी की 2 तरीके की डेफिनेशन है। आप यूं कह लिए एक ऐसी सीक्वेंस जिसका हर टर्म क्या करने से मिलता है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलता है, वो एपी है। तो यहाँ पर आप ये बात भी शो कर सकते हो, हेयर ईच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर -5, ठीक है, सो इट इज एन एपी। या आप यूं कह सकते हो कि इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस ऑफ द टू कंजुकेटिव टर्म इज सेम, सो इट इज एन एपी। 2 कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा अगर हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से आती होगी तो, ठीक है। अब इसका जर्नल टर्म कैलकुलेट करो। तो जर्नल टर्म का मतलब बेटा टीएन कैलकुलेट करना है। टीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, a + n - 1 × d। a कौन है अगर ये एपी है तो 7 + n - 1, d कौन है इसका -5, तो इसका टीएन आ जाएगा जर्नल टर्म 7 - 5n + 5, तो -5n + 12, ये आपका इसका टीएन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि यूँ कहता है कि आप ये शो करो कि ये एपी नहीं है, तो आप अगर आपको टीएन दिया है ऐसा, ठीक है, उसमें एन की अलग अलग वैल्यू रख के 4-5 टर्म निकाल दो। अगर उन 4-5 टर्म से आपको ऐसा लगता है कि हर टर्म पिछले नंबर में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रही है तो वो एपी है, नहीं तो वो एपी नहीं है। तो आपको एपी किसी को शो करना आना चाहिए और अगर नहीं है तो उसको मना करना आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो जो 9.2 एक्सरसाइज है इसके सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड द राइट नेक्स्ट 4 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक, मतलब नेक्स्ट 4 टर्म भी कैलकुलेट करनी है। -1 1/4 3/2, -1 1/4 3/2। क्या कहता है कि ये जो एपी लिखी है, ये जो सीक्वेंस लिखी है ये एपी है। आपको ये बता दिया गया है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ कि ये आपके पास एक एपी है। आप पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ और इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखो। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर देंगे, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है
किसी भी टर्म में से उससे पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट करो। 1/4 माइनस ऑफ -1 +1, तो बेटा कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 5/4। इसकी हर टर्म 5/4 ऐड करने से मिलेगी। कभी भी आपको एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, तो वो क्या होता है Tn-1, मतलब किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 4 टर्म का मतलब ये आपकी इस एपी की फर्स्ट टर्म है T1, ये इसकी सेकेंड टर्म है T2, ये इसकी थर्ड टर्म है T3। तो इसका मतलब आपको T4 कैलकुलेट करना है, T5 कैलकुलेट करना है, T6 कैलकुलेट करना है और T7 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे ये टर्म? आप Tn का फॉर्मूला जानते हो, a + n - 1 × d। इसमें a और d की जगह और d की वैल्यू रखते जाओ और n की जगह पोजीशन रखते जाओ, वैल्यू आती जाएगी। T4 निकालना है ना, तो a कौन है -1 प्लस n कौन 4, d कितना है इसका 5/4, इसको कैलकुलेट करेंगे। T5 a + 5 - 1 × d, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ टर्म 6 टर्म a + 6 - 1 × d, ये आ जाएगी आपके पास। 7th टर्म -1 + 7 - 1 × d, तो ये आपके पास 7 टर्म आ जाएगी। ऐसे आप नेक्स्ट 4 टर्म AP की कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ या फॉर्मूला ऑफ Tn। तो Tn के फॉर्मूले से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपको समस्या भी नहीं आने वाली। अब वो कहता है कि फाइंड द 18th एंड 20th, जो आगे वाले क्वेश्चन है बेटा वो आसान है, ठीक है। अब वो आपको Tn देता है -2n + 5। वो कहता है अगर किसी AP का जो an है ना वो -2n + 5 है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। स्मॉल an से भी लिख सकते हो, Tn से भी लिख सकते हो जनरल टर्म को, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इज एन AP, ये जिस भी सीक्वेंस का Tn है मतलब nth टर्म है वो AP है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? स्मॉल an कह लो चाहे आप Tn कह लो, ये किसी AP का nth टर्म है। जिस AP का ये nth टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो दो रास्ते हैं बेटा कि आप n के अंदर 1 रखो, T1 कितना आएगा -2 + 5 3, आप n की जगह 2 रखो, T2 -4 + 5 1, ठीक है। T2 - T1, क्योंकि किसी AP का D निकालना है तो किसी भी टर्म में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। एक रास्ता तो ये है Tn से D निकालने का। दूसरा क्या है कि हम D का फॉर्मूला जानते हैं Tn के रिस्पेक्ट में, क्या होता है Tn - Tn - 1, तो D इज इक्वल टू Tn कौन है 2n -2n + 5 -Tn - 1। अब Tn - 1 कौन होगा? Tn में जहाँ भी n है वहाँ पर n - 1 रख दो, जहाँ भी Tn में n है वहाँ n - 1 रख दीजिए। -2n + 2 + 5, तो -2n + 7, ये कौन आ गया Tn - 1 का एक्सप्रेशन। तो -Tn -2n + 7, यही आ रहा है ना। अब बताओ D डायरेक्ट आएगा आपका -2n + 5 + 2n हो जाएगा -7, ये कैंसिल, तो D +5 - 7 -2 सेम। तो आप दोनों में से कौन सा भी रास्ता यूज कर सकते हो कि Tn से अगर आपको D कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा वो आपसे कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस AP, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, इस -22 5 2 -1, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या कहता है वो? विच टर्म ऑफ दिस AP इज -22 5 2 -1, ये AP है, इसकी कौन सी टर्म है वो -22 आएगी। मतलब आपको इस AP में एक वैल्यू पता है, उस वैल्यू की पोजीशन निकालनी है। मतलब इस AP में आएगा -22, ये बताइए किस पोजीशन पर आएगा। तो आपने क्या बताया था अभी, आपने क्या सीखा है कि आप Tn जानते हो a + n - 1 × d। अगर ये AP है तो इसकी किसी भी वैल्यू की पोजीशन निकालनी है तो आपने उस वैल्यू को Tn की जगह लिख देना है। -22 a 5 है, n - 1 d कितना आएगा, किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट करो -3, या यूँ करो कि यूँ देखो कि हर टर्म क्या ऐड करने से मिल रही है -3, तो आप कैसे भी d निकाल लेना। -22 5 -3n + 3, आपको पोजीशन निकालने बेटा 5 + 3 8, तो 8 इसमें से जाएगा तो कितना आएगा बताओ, -8 और -22, तो ये आपके पास -30,
इक्वल टू -3n, -3 से कैंसिल करेगा तो n आपका 10 आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपने tn की जगह लिखी है इसकी पोजीशन क्या है, 10th टर्म है। ये इस वैल्यू, इस AP की कौन सी टर्म है, ये 10th टर्म है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस चैप्टर के पहले 10 क्वेश्चन करने हैं 9.2 एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया है, ठीक है समझ भाई। आज मैं उनसे बात करता हूँ, अब आपको होमवर्क मेरे को सेंड करना होगा।